2023। आज हम थोड़ा पास्ट में जाएंगे, रिग्रेशन में। हालांकि रोज़ हम सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जैसे कि गे राइट मैरिजेस है और शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे, जिसमें ज़रूरत ही नहीं थी, अल्टीमेटली कोई नतीजा ही नहीं निकला। तो एक मैटर है जो 2001 से अटकी हुई है और वो है चैप्टर 8A, महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया म्हाडा, जिसको हम ये बोलते हैं म्हाडा। तो म्हाडा के तहत महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976, इसके तहत चैप्टर 8A इंसर्ट किया गया 1986 में, 1986 में। मुझे बराबर से याद है कि जैसे ही बारिश शुरू होती थी बम्बई में, तो पुरानी जो चॉल्स है, बिल्डिंग्स है, वो गिर जाती थी और काफ़ी लोग अपना फैमिली के मेंबर्स और पैसे और रुपये और घर भी लूज़ करते थे। इसका कारण ये बताया गया कि 1940 से जो रेंट है वो फ्रीज किया गया और उसकी वजह से जो सेस्ड प्रॉपर्टी है मुंबई शहर में, वो सेस्ड प्रॉपर्टी के जो लैंडलॉर्ड हैं वो उसको मैनेज नहीं करते थे और टेनेंट भी है वो फ्रीजिंग हो गई। सपोज़ आपकी प्रॉपर्टी, आपका रूम जो है वो 300 या 400 स्क्वायर फीट का है और रेंट है 25 रुपया 30 रुपया, तो लैंडलॉर्ड के लिए भी ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया। तो सारी बिल्डिंगें गिरती थी और उस ज़माने के जो एमपी थे उन्होंने ये कानून इंट्रोड्यूस किया और वो पास भी हो गया। उसका टाइटल है एक्विजिशन ऑफ सेस्ड प्रॉपर्टी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ ऑक्यूपायर। ये आगे चल के डीसीआर में आया। वो जो फ्री होल्ड लैंड है या तो लीज होल्ड लैंड है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उन्होंने ये मॉडिफाई करके गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि जो रीडेवलपमेंट में जो सोसाइटियाँ जा रही है उसका बेस शायद हम ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर 8A है। अभी जो सेस प्रॉपर्टी नहीं है, फ्री होल्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन लोगों का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि इन लोगों ने पूरा जो पर्पस था वो इधर से लिया और डीसीआर में डाल दिया। मगर ये जो म्हाडा की लैंड है, म्हाडा के अंदर जो सेस प्रॉपर्टी है वो अटकी हुई है इवन आज तक। क्यों, हम आगे देखते हैं। 1986 में ये कानून आने के बाद 1992 तुरंत ही, जैसे ये 1992 का जो जजमेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि तुरंत ही वो चैलेंज हुआ और प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1992 में एक जजमेंट आया और वो जजमेंट में इसको जो है 2 काउंट पे चैलेंज हुआ। एक तो फ्रीजिंग ऑफ रेंट 1940 लेवल, अभी वो भी तो निकल गया, क्योंकि जो रेंट लीव एंड लाइसेंस है उसमें कोई फ्रीजिंग ऑफ रेंट नहीं है, वो 12% पे आगे चलता है। तो वो महाराष्ट्र के कानून जो 99 में पास हो गया वो हुआ। और दूसरा कि सेल्स प्रॉपर्टी जो है, अगर लैंडलॉर्ड उसको मैनेज नहीं करता है और ये जो टेनेंट्स है वो जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं, तो वो गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है और फिर उसको रीडेवलप कर सकती है। अभी इसमें चैलेंज आया और चैलेंज 2 काउंट पे हुआ। एक तो फ्रीजिंग ऑफ रेंट, दूसरा है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19 एंड प्रोटेक्शन अंडर 31C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये चैप्टर 8A में एक्विजिशन करना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है? क्या उनकी सोसाइटी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? किसको कितना एरिया मिलना चाहिए, कितना एरिया नहीं मिलना चाहिए? वो अभी पार्लियामेंट ने शायद इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि 1986 से 2023 पूरा एक जनरेशन बीत गया। तो जैसे हम कहते हैं कि
जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, यहाँ तो कानूनी क्लियर नहीं है। तो क्या अभी हम ये देख सकते हैं कि नया कानून ला सकते हैं या तो इसको रिपील करके कुछ नया रेगुलेशन ला सकते हैं? तो अब ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज कोई भी प्रॉपर्टी इतना लंबा समय तक ब्लॉक नहीं रह सकती, और शायद नहीं भी रही है, क्योंकि काफ़ी जो डेवलपमेंट हम लोगों ने सेस बिल्डिंग में देखे हैं उसके अंदर सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब वो कब आएगा हमें पता नहीं। तो सर्टेनिटी इज मस्ट। 5 की जगह 9 जज की ज़रूरत है, तो शायद मोर अपॉइंटमेंट करके हम ये इशू को क्लोज कर सकते हैं। और मैं ऐसा लगता है कि जो जज साहब यहाँ से गए हैं, जो बम्बई से ही हैं, उनको ये प्रॉब्लम का पता है और शायद वो ये रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि ये जो इशू है पेंडिंग, हम बोल सकते हैं 1991, मगर ये एक्ट है 1996 का, तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये सेस बिल्डिंग का जो इशू है उसको या तो गवर्नमेंट लॉ से रिजॉल्व करे या तो 9 जज की बेंच बिठाए और जजमेंट के द्वारा इसका रेजोल्यूशन किया जाए। 10 अक्टूबर 2023 जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस को ज़्यादा वक्त की ऑफिस मिलती है, टेन्योर लंबा होता है, तो उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक 4 मैटर है जो सालों से पेंडिंग है, क्योंकि 9 जजों की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी और सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते थे वो तुरंत ही 3 महीने 4 महीने में रिटायर हो जाते थे। मगर हम लोग लकी है कि ये जो CJI है उनको लंबा टेन्योर मिला है और उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो 12 अक्टूबर 2023 से सुप्रीम कोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सालों से ये मैटर जो है लटकती रही, भटकती रही, अटकती रही। तो ये कौन सी मैटर है? एक रील मैंने भी बनाई है जो हमारे महाड़ा की एक चैप्टर 8A है, उसके ऊपर भी एक निलंबित है बहुत सालों से, और ये लोग सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट करके प्लान पास कर देते हैं। तो वो भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ 9 जजों को कि बेंच को कि ये एस्पेक्ट भी कंसिडर करें। आप जो कुछ भी जजमेंट दे उससे पहले ये भी कंसिडर करें। तो वो है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस महाराष्ट्र। फिर दूसरी है खनिज क्षेत्र विकास बनाम स्टील। 10 अक्टूबर 2023 जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस को ज़्यादा वक्त की ऑफिस मिलती है, टेन्योर लंबा होता है, तो उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक 4 मैटर है जो सालों से पेंडिंग है, क्योंकि 9 जजों की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी और सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते थे वो तुरंत ही 3 महीने 4 महीने में रिटायर हो जाते थे। मगर हम लोग लकी है कि ये जो CJI है उनको लंबा टेन्योर मिला है और उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो 12 अक्टूबर 2023 से सुप्रीम कोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सालों से ये मैटर जो है लटकती रही, भटकती रही, अटकती रही। तो ये कौन सी मैटर है? एक रील मैंने भी बनाई है जो हमारे महाड़ा की एक चैप्टर 8A है, उसके ऊपर भी एक निलंबित है बहुत सालों से, और ये लोग सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट करके प्लान पास कर देते हैं। तो वो भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ 9 जजों को कि बेंच को कि ये एस्पेक्ट भी कंसिडर करें। आप जो कुछ भी जजमेंट दे उससे पहले ये भी कंसिडर करें। तो वो है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस महाराष्ट्र। फिर दूसरी है